सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो एज यूजुअल हम पहुंच गए सुबह सुबह आपके लिए दोस्तों ताजा ताजा करंट अफेयर्स की खबरें लेकर। तो बच्चे मुझे कहते कई बार कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर बहुत बढ़िया आपकी क्लास लगती है, आप सबसे पहले करवा देते हो करंट अफेयर्स। मैं कहा बेटा मुद्दा पहले या बाद का नहीं है, मुद्दा है समझ आने का। पहले बात का क्या है, आज मैंने कोई खबर पढ़ ली, मैंने करवा दी, कल किसी ने करी, उसने करवा दी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है क्या हमें समझ आ रहा है। उससे बड़ा पॉइंट है क्या वो सवाल पेपर में आ रहा है, वो जरूरी है। तो इस दौड़ से बाहर निकलो सब पहले, कुछ नहीं फर्क पड़ता इन सब से। इन दी एंड पेपर देखना है ना। कल अगर पेपर है आपका तो आज का करंट अफेयर तो वैसे ही नहीं आएगा, है ना। तो इन चीजों को साइड छोड़कर आगे चलते हैं। तो भैया आज हो जाती है 26 जून, और 26 जून को हम पहले करेंगे 25 जून के करंट अफेयर जो हमने डिटेल में किए थे। और कल मैंने देखा क्लास अपनी पता नहीं लास्ट में अपने आप ही कट हो गई, आपको होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दे सका था मैं, तो आज दूंगा। तो शुरू करते हैं क्लास को फटाफट फटाफट। पहले करेंगे 25 जून के जो करंट अफेयर हमने डिटेल में किए थे उनको एमसीक्यू में, और फिर हम करेंगे आज का करंट अफेयर दोस्तों डिटेल में। शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, पीडीएफ आपको एक ही टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, गगन सर रेलवे, यहां पर आपको मिल जाएगी। और हर सवाल पर दोस्तों 5 सेकंड का मैं आपको समय दूंगा। 5 सेकंड्स बहुत है, क्योंकि अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आप तो बल्कि 2 सेकंड में ही जवाब दे दोगे। पहला सवाल, महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का अनावरण दोस्तों कहां किया गया? रॉयल कॉलेज फिजिशियन लंदन, रॉयल कॉलेज सर्जन एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ग्लासगो। चलिए, सुश्रुत 5वीं 6वीं शताब्दी बीसी में दोस्तों थे, ये धनवंतरी के शिष्य थे, ये याद है कुछ? तो दोस्तों रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर ये सुश्रुत की प्रतिमा का दोस्तों अनावरण यानी कि उद्घाटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या कहा जाता है इनको? सुश्रुत को किस क्षेत्र का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ आयुर्वेदा है, सर्जरी है, एनाटॉमी है, या फिर मेडिसिन है? सुश्रुत किसके डैडी है, मतलब फादर यानी कि जनक, यानी कि इन्होंने शुरू किया। इन्होंने 300 से भी ज्यादा सर्जरीज करी हैं, उसका लिखा भी है कि भैया ये वाली सर्जरी ऐसे करी थी, ऐसे करी थी, ऐसे करी थी। तो इनको फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सुश्रुत के बारे में हमने पिछली क्लास में काफी कुछ पढ़ा था, किताबें थी, सुश्रुत संहिता वगैरह आई। हो गया सवाल ये तो। चलिए, ओह, अगला सवाल था भैया कि इंडिया कौन सी रैंक पे रहा क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में? ये इंडेक्स उसके लिए था कि भैया जो फ्यूचर में जो स्किल्स की इस्तेमाल होने वाला है, जैसे कि बहुत बड़ी स्किल है एआई, तो क्या उसके लिए रेडी है वो देश? तो उसमें भारत की रैंक दोस्तों 13 आई है। तो इसका मैंने अब जवाब, सवाल गलत आ गया। रैंक किसने निकाली थी? क्यूएस ने, क्वारकरैली साइमंड्स, ये जो भी है नाम, क्यूएस याद रखना। और पहले पर कौन था, टॉप किसने करी है रैंकिंग? चलिए, क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 की रैंकिंग्स को टॉप किसने किया? अच्छा इंडिया, अच्छा आगे आया सवाल है, अरे बाप रे। 13वें नंबर पर रहा भारत। टॉप किया किसने दोस्तों? टॉप किया अमेरिका ने टॉप किया। और सबसे नीचे 89 नंबर यानी कि 89 नंबर पर रहा दोस्तों ताजिकिस्तान। मैंने आपको 4 चीजें बोली थी कि जब भी इंडेक्स है पहले तो समझो इंडेक्स क्या है। सर फ्यूचर स्किल का, ठीक है। किसने निकाला है? क्यूएस ने, साइमंड्स, क्वारकरैली साइमंड्स करके। फर्स्ट पे कौन है? अमेरिका। भारत कितने पर? 13 पर। सबसे नीचे 89 पर ताजिकिस्तान। बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, बढ़ते जलवायु संकट के बीच ग्लोबल मीथेन एक्शन प्लान दोस्तों किसने लॉन्च किया? कल हमने पढ़ा कि भैया जो ग्रीन हाउस गैसेज है, धरती हमारी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, सबसे ज्यादा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है मीथेन का, यानी कि CH4 का। तो भैया किसने ग्लोबल मीथेन एक्शन प्लान की शुरुआत करी? चलिए, साइमन स्टील, एंटोनियो गुटेरेस, इंगर एंडरसन, अजय बंगा। तो ये करी भैया यूनाइटेड नेशन के 9वें सेक्रेटरी जनरल पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस ने की। किन्होंने? एंटोनियो गुटेरेस साहब ने की। तो ध्यान रखेंगे इसका भी। नेक्स्ट, चलिए चलिए, भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षण यानी कि ऑडिटिंग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑडिटिंग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ऑडिट क्या होता है कि भैया हमारे जो सरकार के जो खाते हैं, वही खाता बेसिकली हम कह देते हैं कि भैया पैसा कहां से आया था, पैसा कहां लग रहा है, पैसा कहां पर खर्च किया गया था, आगे कहां किया जाएगा, वो सभी चीजें। तो भारत ने उसके लिए इस देश के साथ किया। कह रहे आप कैसे करते हो ऑडिटिंग, आप हमें बताओ, हम आपको बताएंगे। तो ये किया दोस्तों भारत ने इजराइल के साथ, ठीक है, इजराइल के साथ किया दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
एआई पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल, अंग्रेजी में एआई एनवायरमेंट ट्रांसपेरेंसी, इसकी शुरुआत किसने की? तो ये भी दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि ये जो एआई की कंपनियां हैं ये कहां पर बनी है, कितने जमीन पर बनी हुई है, कितना पानी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि इनको डेटा सेंटर को ठंडा करने के लिए, डेटा की जो मशीन है उनको ठंडा करने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। बिजली आप इस्तेमाल करते हो, कौन सी बिजली करते हो, सोलर क्यों नहीं लगवा रहे आप, ये सभी चीजें। तो लंदन गए हुए थे ये, वहीं पर दोस्तों उन्होंने वही मिथेन एक्शन प्लान भी और साथ ही ये एआई एनवायरमेंट ट्रांसपेरेंसी की पहल भी, दोनों के दोनों ये लंदन में दोस्तों शुरुआत की। नेक्स्ट, हाँ, इन्होंने बोला कि एआई की जो कंपनियां हैं उन्हें बोलो कि जितने भी डाटा सेंटर हैं 2030 तक उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी से बनाए, यानी कि नवीनकरणीय ऊर्जा, यानी कि सोलर वगैरह। ठीक है, चलिए आई, वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाली भारत की पहली निजी सोने की खदान का नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, इंडिया की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, क्या नाम है उसका? दो तीन सवाल है इसमें, नाम क्या है, कहां पर है, कौन उसको बना रहा है? तो भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन है दोस्तों जोन्नागिरी गोल्ड माइन। कौन सी स्टेट में है दोस्तों जोन्नागिरी गोल्ड माइन? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जोन्नागिरी गोल्ड माइन दोस्तों कौन सी स्टेट में है जोन्नागिरी? तो दोस्तों कुर्नूल जिला है आंध्र प्रदेश में, वहां पर पड़ती है जोन्नागिरी। नेक्स्ट, और इसे ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन चला रहा है इस माइन को? तो ये है जियो माइसोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जोन्नागिरी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश, और जियो माइसोर वाले दोस्तों इसको चला रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब जिसने कल की क्लास लगाई उसके लिए तो ये चूरन हो रहा होगा कि यार सर बहुत इजी है। तो आओ, कहते भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेश निर्मित C-295 विमान किस महीने और वर्ष में मिलने वाला है? तो ऑब्वियसली इसी साल मिलेगा दोस्तों। ये टाटा वाले एयरबस कंपनी है जो फ्रांस की, उसके साथ मिलकर बना रहे हैं। टोटल 56 विमान बनेंगे। 16 विमान तो स्पेन से पूरे तैयार होकर उड़कर आएंगे, 40 विमान इंडिया में बनेंगे, और पहला विमान उनमें से मेड इन इंडिया को मिलेगा भारतीय एयरफोर्स को सितंबर 2026 में। कहां पर बन रहा है ये? वडोदरा, गुजरात। तो भारतीय वायुसेना में स्वदेश निर्मित C-295 विमान किस विमान का स्थान लेगा? तो भैया अभी C-295 की जगह हम कौन सा एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं जिसकी जगह ले लेगा C-295? चलिए, तो जवाब हो जाता है एवरो HS-748। अरे एक सेकंड गाइस, हाँ जी, तो एवरो HS-748 इसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो ये हमने कर लिया था सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HS-748, एवरीथिंग। नेक्स्ट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप में कितने संस्करणों में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों क्रिस्टियानो ने, बताइए। तो भैया ध्यान रखेंगे, तो क्रिस्टियानो का ये छठा वर्ल्ड कप है, और ऐसे ये इकलौते, ऐसे ये पहले खिलाड़ी बने हैं, ऐसे ये इकलौते, ऐसे ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 6 एडिशंस में गोल किया है। मेसी ने भी नहीं किया, मेसी से पहले जो बड़े बड़े आए थे दोस्तों उन्होंने भी नहीं किया। रोनाल्डो इज द वन दोस्तों जिसने ऐसा कर दिखाया है। तो पुर्तगाल से, कल हमने बताया था आपको कौन से देश से, पुर्तगाल से कौन से क्लब से खेलता है? अल नसर से। चलिए नेक्स्ट, चल लो भैया, ये हमारी रिवीजन थी। तो भैया ये जो हमने अभी समय लिया थोड़ा सा, इससे क्या हुआ, जो कल का हमने करंट अफेयर पढ़ा था थ्योरी में, आज उसी करंट अफेयर को हमने दोस्तों एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लिया। अब हफ्ते का अंत आने वाला है दोस्तों, आज दिन कौन सा है? आज दिन हो जाएगा शुक्रवार। कल हम करेंगे दोस्तों वीकली रिवीजन, यानी कि हफ्ते में जो हमने पढ़ा है करंट अफेयर उस सभी को रिवाइज। तो यानी कि एक बार थ्योरी, फिर एमसीक्यू, फिर वीकली, और फिर महीने के अंत में मंथली। कैसे याद नहीं होगा तुम मुझे बता दो बस। और क्लास बढ़िया लग रही हो, समझ आ रहा हो, पढ़ रहे हो, तो एक बार दोस्तों लाइक जरूर करते रहो क्लास को। आई आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जस्टिस प्रतिभा सिंह। ये कौन है जस्टिस प्रतिभा सिंह? जस्टिस प्रतिभा सिंह है दिल्ली हाई कोर्ट की दोस्तों जज, और ये पहली भारतीय जज बन चुकी हैं जिन्हें इंटरनेशनल आईपी वालों ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। आपको मैं बता दूं, पिछले साल दिसंबर 2025 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जजेस के बोर्ड में एंटर होने वाली पहली भारतीय जज यही बनी थी दोस्तों। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? आप अपना लोगो ऐसा नहीं बना सकते, आप अपनी दुकान का नाम मैकडोनल्ड नहीं रख सकते,
आप अपनी दुकान का नाम डोमिनो नहीं रख सकते, आप अपनी दुकान का नाम केएफसी नहीं रख सकते, ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो पिछले साल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जजेस के बोर्ड की मेंबर बनने वाली 2025 से 27 तक पहली थी दोस्तों जस्टिस एम प्रतिभा। उसी के लिए पहली भारतीय जज बनी है जिन्हें आईपी हॉल ऑफ फेम में दोस्तों जगह मिली है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए तो भैया, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह इंटरनेशनल आईपी हॉल ऑफ फेम 26 में शामिल होने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश बन गई हैं। यह सम्मान सैन डिएगो में बौद्धिक संपदा व्यवसाय कांग्रेस, बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस कांग्रेस, वहां पर दोस्तों दिया गया। कहां पर दिया गया? सैन डिएगो यूएसए के अंदर दिया गया। आइए, इससे पहले दिल्ली वाले, जैसे मैंने बोला आपको अभी बोला ना, 25 से 27 के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में जजेस के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली भारतीय जज, बहुत बड़ी उपलब्धि दोस्तों। उन्हें भारत में, ठीक है, उन्होंने जटिल आईपी विवादों को हल करने में भारतीय अदालतों की बढ़ती भूमिका की ओर भी इशारा किया। चलिए ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं है, जज है। जस्टिस एम प्रतिभा सिंह पहली भारतीय बन चुकी है जिन्हें इंटरनेशनल आईपी वालों ने हॉल ऑफ फेम में जगह दी। ठीक है, लो भैया, नासा वाले बहुत क्रेजी हैं भैया। नासा का रोवर है, ये है रोवर, इसका नाम है परसीवरेंस। क्या नाम है भैया? परसीवरेंस। तो इस रोवर ने दोस्तों मंगल ग्रह यानी कि मार्स के ऊपर क्या ढूंढ दिखा है? मार्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल। अब बड़ी खुशी की बात है, ना तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ना मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो हमको पढ़ना पड़ता भैया इसके अंदर भी क्या चीज क्या है कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल। बेसिक पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। आओ शुरू करते हैं। तो नासा का परसीवरेंस रोवर, इसने डिटेक्ट किए कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बन 2 मार्स के दोस्तों पत्थरों में। ये सैंपल कोई ब्राइट एंगल आउटक्रॉप है, कोई नेरेटवा वलीस है, कोई जजेरो क्रिएटर है मार्स पर। तो परसीवरेंस एक मार्स का रोवर है जो नासा यूज करता है और लैंड किया था जेजेरो क्रेटर पर। तो ज्यादा हमको पढ़ने का इच नहीं है अपने लिए दोस्तों। मजे की बात क्या हो गई कि अपन ना यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ना अपन पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। यस, बेसिक कि नासा का परसीवरेंस रोवर, नासा का परसीवरेंस रोवर ने दोस्तों कॉम्प्लेक्स कार्बन मॉलिक्यूल ढूंढे हैं कहां पर? मंगल ग्रह पर। चलिए, तो परसीवरेंस ने चट्टानों का अध्ययन करने के लिए शेरलॉक का उपयोग किया। भैया शेरलॉक, शेरलॉक तो वो है ना जासूस, शेरलॉक की फुल फॉर्म है स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट विद रमन एंड लुमिनिसेंस फॉर ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स इंस्ट्रूमेंट। तो आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं लेकर जरूर आ गया हूं क्योंकि पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा कि भैया ये जो कार्बन मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है ये किसने ढूंढे? ये मार्स के परसीवरेंस रोवर ने ढूंढे हैं। तो भैया परसीवरेंस ने ऐसे नमूने एकत्र किए हैं जिन्हें कार्बन यौगिकों की उत्पत्ति निर्धारित करने के लिए उन्नत प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर लौटाने की आवश्यकता होगी। नासा के मार्स सैंपल रिटर्न मिशन को जनवरी 26 में प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया गया था। तो वैसे तो नासा का जो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन था कि वहां से हम सैंपल भेजें, उसको इन्होंने जनवरी में खत्म कर दिया। लेकिन अब दिक्कत वही होगी, ये परसीवरेंस रोवर ऊपर ही है और मिशन ये खत्म कर चुके हैं। तो पता नहीं इसका क्या होगा, ये डेड एंड है बस। बढ़िया लग रहा था, स्वैग स्वैग के लिए दोस्तों परसीवरेंस ने ढूंढ दिया। परसीवरेंस को थोड़ी पता था बेचारे को, रोवर को। रोवर क्या होता है? गाड़ी होती है। जैसे चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त 2023 को हुआ, उसमें लैंड हुआ था, उसका नाम था विक्रम, उसमें से गाड़ी निकली थी, गाड़ी का नाम था प्रज्ञान। वैसे ही इनका रोवर, रोवर का नाम है परसीवरेंस। नेक्स्ट, ये तो आपको पता लग गया होगा, पूरे इंटरनेट पर मुद्दा फैला हुआ है कि पासपोर्ट प्रूफ नहीं है हमारी नागरिकता का। अब किसका है फिर ना पासपोर्ट? क्या है, कौन किसके पास है पासपोर्ट फिर? है? बताओ, आप अमेरिका में फंस गए, आप कैसे पता आप कहां से हो? आप अपना पासपोर्ट दिखाओगे? इन्होंने मना कर दिया कि आपके पास पासपोर्ट। सोचो, पासपोर्ट बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड भी आईडी प्रूफ नहीं है क्या आईडी प्रूफ? बट एनीवे, तो भैया पासपोर्ट दिवस था 24 जून को। तो भारतीय पासपोर्ट एक सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, बोला कि भैया घूमने जा रहे हो उसके लिए डॉक्यूमेंट है कि हाँ तुम इंडिया से हो, ठीक है। पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत इसको इश्यू किया गया था और ये कोई प्रूफ नहीं है कि आप एक भारतीय नागरिक हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लैरिफाई किया जब इन्होंने 14वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया था जून 24 को, और सेंटर ने बताया कि ये कोई भी लीगल पोजीशन, कह रहे ये लीगल पोजीशन बहुत दशकों से है, दशकों से कह रहे हैं हम इसको नागरिकता मानते। बस मैं जानना चाहता हूं सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, कौन होता है भारतीय नागरिक? चलो मान लिया कि बहुत दशकों से है कि भैया पासपोर्ट नहीं है नागरिकता का। मैं कैसे हूं इंडियन? मैं, मुझे कैसे पता लगा कि मैं इंडियन हूं? मैं कैसे, मैं चाइनीज हूं क्या? मैं मतलब नेपाली हूं क्या? मैं श्रीलंका का हूं? मैं
कैसे पता लगेगा? अगर पासपोर्ट भी नहीं है, ना पासपोर्ट है ना आधार कार्ड है, क्या है? ड्राइविंग लाइसेंस तो कोई भी बनवा ले, आपको बनवाना है आपका बनवा दूंगा मैं बिना टेस्ट के। आई। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा शासित होती है। तो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसके तहत दोस्तों हमारी नागरिकता देखी जाती है। पासपोर्ट एक्ट 1967, ये है नागरिकता। तो इसमें हम 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो इंडियन कोर्ट ने बोला कि सिटीजनशिप एक क्वेश्चन है और वो डिपेंड करता है एविडेंस पर, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कहाँ है, किसके पास है? किसी के पास भी नहीं होता। कौन सा सिटीजनशिप सर्टिफिकेट? बाप बाप के रिकॉर्ड, स्कूल के सर्टिफिकेट, मतलब कुछ भी चल रहा है। मतलब कल मैं नागरिकता प्रूव करने के लिए अपना 10वीं का सर्टिफिकेट दिखा दूं, चलेगा? क्या सेंस बनी इसकी? बोला बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 में कहा था कि पासपोर्ट रखने से नागरिकता स्थापित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 25 को बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, जो हमने करा था, सिस्टमेटिक रिवीजन किया था हमारे इलेक्टोरल सूची का, पर सुनवाई के दौरान कहा था कि आधार पहचान का प्रमाण है और ना कि भारतीय नागरिकता का। क्या है नागरिकता का प्रमाण भैया? पता नहीं, बस बोल दिया इन्होंने, हमने पढ़ लिया, इतना ही है। तो भैया जैसे मैंने बोला, भारतीय नागरिकता 5 तरीके से ले सकते हो। या तो आप यहां पर जन्मे हो, मिल गया आपको। बाय डिसेंट, यानी कि आप बाहर जन्मे हैं लेकिन आपका एक माँ या बाप भारतीय है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यानी कि फिर आपकी शादी किसी इंडियन से हो गई है ना, आपकी शादी किसी इंडियन से हो गई है। नेचुरलाइजेशन, आप 12 साल से ज्यादा इंडिया में रुके हो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आपका एरिया ही इंडिया के अंदर ले लिया हमने, जैसे कि अभी 2019 में कुछ भारत के एरिया बांग्लादेश को दे दिए थे और कुछ बांग्लादेश के एरिया भारत में आ गए थे, तो आप ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक हो गए। तो जन्म से, वंश के द्वारा कि आपके माँ बाप, पंजीकरण द्वारा किसी से शादी कर ली, प्राकृतिकरण यानी कि 12 साल से ज्यादा, क्षेत्र का निगमन, हमने आपका पाकिस्तान जब इंडिया में आ जाएगा तो वो पाकिस्तानी नागरिक ऑटोमेटिकली इंडियन नागरिक हो जाएंगे। तो तब आपको पता लगेगा कि ये 5वां जब लगेगा, जब जैसे पाकिस्तान आएगा ना, तब मैं बताऊंगा। ठीक है। अब सरकार ने नोटिफाई किए 318 काम जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे। तो यानी कि सरकार ने ग्रामीण रोजगार ढांचे के तहत 318 कार्यों को अधिसूचित किया है। मनरेगा स्कीम याद है? मनरेगा, जिसका नाम अभी पीछे बदल दिया गया था, वीबीजी राम जी। तो उसमें क्या काम होंगे? 318 तरह के काम उसके अंदर मिलेंगे। आओ, तो सरकार ने नोटिफाई किया है कि 318 काम होंगे जो कि नए दोस्तों गांव में हो, गांव में, क्योंकि मनरेगा होता ही गांव में, गांव में नौकरी के लिए है। तो फ्रेमवर्क कह रहे 1 जुलाई 26 को लॉन्च होगा, जो कि वीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, इसको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, जिसे पहले मनरेगा कहा जाता था। तो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी अधिनियम 25 नई ग्रामीण रोजगार प्रणाली के लिए वैधानिक आधार है। इस अधिनियम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों की तुलना में प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन काम होगा। तो फर्क क्या था मनरेगा और बीबीजी राम जी में? इस मनरेगा में सिर्फ 100 दिन काम होता था, इसमें 125 दिन काम, ज्यादा दिन काम ज्यादा दिन पैसा। और सरकार ने बोला है कि आप वीबीजी राम जी के तहत लोगों से 318 अलग अलग काम करवा सकते हैं। तो बेसिक इतना ही है, बाकी तो कहानी है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन कर दिया कि यहाँ पर 125 दिन है काम, यहाँ पर केवल 100 दिन का काम है, इस तरह से। चल, सीबीआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन चक्र 6 डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ। अब डिजिटल अरेस्ट क्या है? अब जैसे कि आप भोले हो, मान लो आपको पता नहीं, आपके पास फोन आया, आपने बोला कि हेलो हाँ जी, कहना आपके आपका पार्सल पकड़ लिया हमने मुंबई में, हम कस्टम से बोल रहे हैं और उसके अंदर गांजा मिला है, गांजा, और आपको तो ऑनलाइन आना पड़ेगा, हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपको कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा, अगर आप जाएंगे तो आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लेगी। सबसे पहले आप क्या करिए, अपना सारा का सारा पैसा जितने भी अकाउंट में है वो आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। और कई बेचारे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग, शरीफ लोग, भोले लोग कर देते हैं, इसे कहते हैं डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट। भैया डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब तुम्हारा कोई ऑनलाइन आकर बेवकूफ बना गया, ऑनलाइन आकर तुमको बोल गया कि भैया यू आर अंडर अरेस्ट, और आप मान गए कि ओ माय गॉड। और इसमें बड़े बड़े जजेस, ऐसे लोग भी फंसे हैं, डीएसपी फंसे हैं ऐसे में, सोचो। तो यही सीबीआई ने लॉन्च किया चक्र 6 कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से कैसे बचाएं, कैसे जागरूकता फैलाएं। तो सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 6 लॉन्च किया डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ। यहां पर 80 लोकेशन पर 16 स्टेट्स में 60 स्पेशल टीमों ने दोस्तों काम किया। वही मैंने बोला, कहानी सिर्फ पहले पेज की होती है कि भैया डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6।
सीबीआई की बात करें, डायरेक्टर इसके प्रवीण सूद हो जाते हैं, स्थापना 1963 में और हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, अच्छा बढ़िया बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक ही करते रहो वीडियो को कि नहीं। आइए, तो भैया प्रवीण शाह और डॉक्टर बरखा सुब्बा को दिया गया है विटली अवार्ड। विटली अवार्ड दिया जाता है आपने पर्यावरण के लिए कुछ अच्छा किया हो, और इसको ग्रीन नोबल पुरस्कार कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो दो भारतीय बहुत ही बढ़िया लड़कियां, उल्लेखनीय भारतीय महिलाएं, उन दोनों को विटली अवार्ड दिया गया है, जिन्हें माफ कीजिए ग्रीन नोबल बोल दिया मैंने, ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। ग्रीन नोबल तो गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज होता है, तो इसको विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। और इस साल प्रवीण शेख हैं और डॉक्टर बरखा सुब्बा हैं, और इन दोनों को 50,000 पाउंड भी दिए हैं कि जो आप काम कर रही हो हमारे वातावरण को बचाने के लिए, वातावरण के लिए, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड। तो ये पुरस्कार सेरेमनी रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में हुई, जहां पर प्रिंसेस एन है कोई यूके की, ये इन्होंने इन दोनों को ये पुरस्कार दिए। तो विटली अवार्ड देता कौन है? विटली फंड फॉर नेचर, WFN, ये देता है। साथ ही साथ 50,000 पाउंड का प्राइज मनी भी देता है। बड़े इंटरेस्टिंग से होते हैं करंट अफेयर, जनरली एक लाइन होता है करंट अफेयर, बाकी तो कहानी होती है। अब खबर क्या थी कि प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को विटली अवार्ड मिला, इतना ही सवाल आएगा कि विटली अवार्ड किसने जीता, बाकी तो कहानी है ये नहीं। और कहानी बढ़िया लग रही हो तो एक बार लाइक भी करते रहो। अगला चलते हैं। लो भैया, इंडियन एथलेटिक अवार्ड्स दिए हैं, भारतीय एथलेटिक्स में जो प्लेयर्स हैं उनको दिए गए हैं। तो इनको याद करने पड़ेंगे, सारे तो नहीं लेकिन हाँ पढ़ने तो पड़ेंगे सारे कौन कौन से। तो भारत के सबसे बड़े एथलीट को सबसे बड़ा पुरस्कार दिया दोस्तों, बेस्ट मेल एथलीट का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को, कोई दो राय नहीं है दोस्तों, नीरज चोपड़ा को ही मिलता। जैवलिन थ्रो। बेस्ट फीमेल एथलीट का पुरस्कार मिला दोस्तों पारुल चौधरी को। पारुल चौधरी एक दौड़ाक है दोस्तों, शी इज अ रनर, ठीक है। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले 3। पहला मिला गुरबचन सिंह रंधावा, ये पुराने एशियन गेम्स के डीकैथलॉन चैंपियन है। डीकैथलॉन मतलब कि 10 खेल, भाग रहे हैं, फिर लॉन्ग जंप करी है, फिर साइकिलिंग करी है, फिर पानी में गए हैं, फिर ऐसे करके 10 खेल। बहादुर सिंह चौहान दोस्तों ये शॉटपुट खेलते थे, और अंजू बॉबी जॉर्ज दोस्तों ये लॉन्ग जंप थी। तो 3 है लाइफ टाइम अचीवमेंट, फिर से गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज, लाइफ टाइम अचीवमेंट। फिर इमर्जिंग एथलीट की उभरते हुए, पहले हैं शाहनवाज खान, ये नवाज आई थिंक, हाँ लॉन्ग जंप। और दूसरी है दोस्तों पूजा सिंह, ये हाई जंप। उभर रहे हैं कि आगे चलकर बढ़िया करेंगे, तो शाहनवाज लॉन्ग जंप, पूजा सिंह हाई जंप। फिर बाकी छोटे मोटे जैसे कि कोच ऑफ द ईयर प्रवीर सिंह, टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द ईयर कुलदीप सिंह, बेहतरीन स्टेट एसोसिएशन तमिलनाडु, और बेहतरीन स्टेट जिसने एथलीट को सपोर्ट किया हो तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ये थे इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड, सारे याद करने, रीडिंग रख लेना। मतलब नीरज चोपड़ा का, पारुल चौधरी का, गुरबचन रंधावा का, बहादुर चौहान का, अंजू बॉबी जॉर्ज का, इनके नाम तो रख ही लेना याद, ये चाहे नाम रखना, लेकिन ये 4 पेज नीरज चोपड़ा, पारुल, गुरबचन, बहादुर, अंजू बॉबी जॉर्ज, ये जरूर रख लेना, ठीक है भैया। आइए, तो ब्रिक्स वाले दोस्तों मीटिंग पर मीटिंग करे जा रहे हैं, है ना। तो ब्रिक्स वालों ने पहले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर, चलिए रिवीजन, आपदा रिस्क रिडक्शन की मीटिंग कहां, 2 सेकंड दूंगा, मन में बताओ, बस सोचो। पूरी ओडिशा। खेतीबाड़ी की मीटिंग कहां, इंदौर। MSME की मीटिंग कहां, आगरा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग कहां, दिल्ली। एनर्जी मंत्रियों की मीटिंग कहां, गुड़गांव। और अब दोस्तों नेशनल स्पेस एजेंसी के हेड्स की मीटिंग हुई, जैसे कि इसरो के हेड हमारे वी नारायणन साहब। तो कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं, 11 ही तो हैं। तो भैया ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मुख्यों की बैठक बेंगलुरु में हुई। तो क्या बात करी कि कैसे भैया मिलकर काम करें, बेसिक, और कुछ नहीं, आगे कहानी है बस ये। तो बेंगलुरु में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। बैठक में अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डालते हुए बाहरी, बहुत ज्यादा हिंदी भैया, यहां पर मीटिंग में क्या हुई कि कैसे हम आउटर स्पेस को अच्छे से यूज करें, स्पेस एक्टिविटी को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैसे बनाएं। जैसे कि अब कई बार क्या होता है, रॉकेट गया 2 साल में खत्म सैटेलाइट, लंबे समय के लिए, तो ये आपको जानना जरूरी नहीं, बस ध्यान रखना कि स्पेस चीफ्स की मीटिंग कहां पर हुई, बेंगलुरु में हुई। हमारे स्पेस चीफ कौन है, वी नारायणन, इसरो के अध्यक्ष हैं जो।
चलिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के हेड है हर्षवर्धन। याद है हमने पढ़ा था कि विकसित भारत 2047 सम्मेलन हुआ था हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में, एनआरआई एसोसिएशन ऑफ यूके ने करवाया था। हम हंस रहे थे कि भैया यूके की राज्यसभा में हमने विकसित भारत 2047 करवा दिया। जिस देश ने हमारे ऊपर इतना साल या राज किया, वहीं पर हम अपने आप को 100 साल में डेवलप करने की बात कर रहे हैं उनकी राज्यसभा में, याद है। तो वही विकसित भारत 2047 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड हैं हर्षवर्धन को पुरस्कार दिया गया। तो बिहार क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने ब्रिटेन की संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड जीता। तो ये वाला पुरस्कार दोस्तों जीता गया है दोस्तों, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हेमिस त्योहार शुरू हो चुका है। बुद्ध लोगों का त्योहार होता है, बुद्धिस्ट का, और ये लद्दाख में मनाया जाता है। आइए, तो हेमिस त्योहार शुरू हो चुका है दोस्तों, बहुत ही आस्था के साथ शुरू हुआ है। लेह जिले में, लद्दाख की यूटी में 2 दिन का ये त्योहार होने वाला है। हजारों श्रद्धालु आए हैं, सैलानी आए हैं और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स आए हैं भारत और दुनिया भर से, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं वीके सक्सेना। चलिए, लो भैया, ये थी आज की क्लास और आपका आज का होमवर्क। तो भैया, भारत की 110वीं रामसर साइट तो आई नहीं, आप कैसे बताएंगे? आपको बताना है कि भारत की 100वीं रामसर साइट कौन सी है, क्योंकि 100 हो चुकी है इंडिया में, और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है। और अगर क्लास बढ़िया लगी हो, रिवीजन हुई हो, नई चीजें पढ़ी हो, मजा आया हो, बेसिकली समय का पता नहीं लगा कैसे निकल गया पिछले 15, 20, 25 मिनट, तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भाई के लिए जरूर छोड़ जाना। फ्री है ना क्लास? एक थम्स अप छोड़ सकते हैं, ओके लिख सकते हो, के लिख सकते हो, के तो लिख सकते हो भाई, समझ जाएगा कि बच्चों को अच्छी लगी। मेरे लिए भी थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है कि बच्चों को अच्छी लगी, है ना। चलिए, बाय बाय। होमवर्क है, कमेंट में बताना जरूर। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।